Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss next part of month June 2025. पिछले मंथ तो बार बार मंथ का आ रहा है, जनवरी फरवरी उसको करते रहिए। पिछले जो लेक्चर वीडियो में हमने जून का 1 to 15 मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे। 15 से लेकर लास्ट जून को कंप्लीट करें और उसके बाद जुलाई कवर करने के तुरंत बाद स्टार्ट बिहार स्पेसिफिक। बिहार में जितने इंपॉर्टेंट घटना हुआ है जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स करेंट अफेयर। आज हम जो न्यूज पहला पढ़ेंगे इन द जून मंथ वो है पी ऑफ 5 पी ऑफ 5 ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स ऑफ हाईएस्ट कंसर्न इन अफ्रीका। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इन्होंने कहा है कि ग्लोबल हंगर, अगर ग्लोबल हंगर में देखें तो सबसे खराब जो स्थिति है किसी का कंटिनेंट का वो है अफ्रीका। ठीक, तो अफ्रीका में 3 to 5। अब रिपोर्ट के बारे में पढ़ता, आपको पता है एक इंपॉर्टेंट यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इशूड हंगर हॉटस्पॉट। तो याद रखिएगा हंगर हॉटस्पॉट, हंगर हॉटस्पॉट्स ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून टू अक्टूबर आउटलुक। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो ये जारी किया गया और ये बता रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट्स है। जैसे आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ा होगा, नीलगिरी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। हाँ, तो वैसे करके ग्लोबल का हंगर हॉटस्पॉट और इसमें अफ्रीका को लेकर कंसर्न दिखाया गया है इस रिपोर्ट। रिपोर्ट वार्न्स दैट hunger is likely to get much worse in 13 countries and regions which are among the world most serious hunger affected areas in the coming. The countries are Sudan, Palestine, South Sudan, Haiti and Mali remain at the highest concern level, necessitating the most urgent attention. So again I am saying this report is released by Food and Agriculture Organization, headquarter Rome, Italy and World Food. और इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा हंगर हॉटस्पॉट्स एंड एक्यूट फूड। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है 3 of 5 ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स हाईएस्ट कंसर्न इन अफ्रीका। अगर अफ्रीका की कंट्रीज देखें तो सूडान एक हुआ, साउथ सूडान, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन अफ्रीका। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। इंडिया रैंक्स 15th among top FDI destinations with 27.6 billion inflows in 2024। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बात किया था स्टेट वाइज की सबसे ज्यादा FDI का इनफ्लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र, और उसमें देखा था द इंपॉर्टेंट कंट्री सिंगापुर। हाँ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इन जून 2005 रेबेका जिन्सपन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफिशियली लॉन्च द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNCTAD। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रिपोर्ट इंडेक्सेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD एंड CTAD, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। और इस रिपोर्ट का टाइटल था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इकोनॉमी।
एज पर द रिपोर्ट इंडियाज एफडीआई, तो ये इंडिया एफडीआई को लेकर बात किया और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज डिक्लाइन बाय 1.9%, ये अगेन डिक्लाइन हुआ है 1.9% in 2024, dropping from 28 billion in 2023 to 27.6 बिलियन। तो एक तरीके का डिक्लाइन देखा गया है 2024 में, जिसमें ये रिपोर्ट आया, लेकिन डेटा कहाँ का 24 का ही बताएंगे वो 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो 2024 को कंपेरिजन किससे किया जाएगा 2023 से। तो 2023 में कितना इनफ्लो था 28.1 बिलियन और लगभग 1.9% का डिक्लाइन देखा गया और कितना तक आ गया है 27 पॉइंट। ये सब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल चीज है, आपको याद रखना है। एक तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट लाया जाता है, भारत का क्या पोजीशन है, कंपेरिजन किया जा रहा है 2023 में, तो एक्चुअल जो फिगर होता है आपको याद रखना 27.6 बिलियन और 2023 ग्लोबल जीडीआई फ्लोज वेयर सेड टू बी 4% हायर। अगर ग्लोबली की बात करें तो स्थिति सुधरी है, 1.5 ट्रिलियन अमाउंट है ये, बट दिस नंबर बूस्टेड अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके इन्वेस्टमेंट की बात करें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंटिन्यूज टू बी द लीडिंग कंट्री फॉर बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कहने का मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा हो रहा है और दूसरे कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर भारत में बात करें तो सिंगापुर है, यूएसए सेकेंड है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली देखे तो यूएस में इनफ्लोज भी ज्यादा है और आउटफ्लोज, मतलब कहने का मतलब दूसरे देश में जाके वो इन्वेस्टमेंट कर। These all are the important data and factual चीज for our examination। ऐसे समझ कर पढ़िएगा तो चीज आपको बहुत लंबे दिनों तक याद रहेगा, एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत सही चीज पे टिक कर सकते हैं। तो यूएनसीटीएडी के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है और साथ में भारत का 2023 से कंपैरिजन करके बताया गया, डिक्लाइन बताया गया है, एंड ग्लोबली की बात की गई और यूएसए को बताया गया। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। इंडिया रैंकिंग अगर एफडीआई की हम बात करें तो 15th इन 2024 एंड 16th इन 2023, while the position for FDI outflows rose to 18th in 2024. This is very important information. India emerged as the leading recipient of FDI within the South Asian region. So these all are the important information for examination. कुछ चीज को हम समराइज करते हैं कि यूएनसीटीएडी के द्वारा क्या रिपोर्ट लाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर 2024 में बात करें तो भारत में कितना हुआ है 27.6 बिलियन यूएस डॉलर और ये कितना डाउनफॉल हुआ है तो 1.9% कंपेरिजन टू द 2023। अगर हम ग्लोबली की बात करें तो यूएसए दोनों में इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर हम साउथ एशियन रीजन में बात करें तो भारत नंबर 1 कंट्री है। भारत के दोनों रैंक को लेकर बात किया गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। These all are the important information regarding the World Investment Report released by UNCT। याद रहेगा सारे फैक्चुअल डाटा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन released PGI 2.0 report for 2022-23 and 2023-24। चंडीगढ़ टॉप्स, मेघालय रैंक्स लोएस्ट। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया गया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022-23 और 23-24 के लिए, जिसमें चंडीगढ़ टॉप है
एज ए यूनियन टेरिटरी हो या ओवरऑल, और मेघालय लोएस्ट। तो पीजीआई 2.2 जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, which evaluates the performance school education system at the state and UTs by creating an index for comprehensive analysis। याद रखिएगा, चंडीगढ़ secured highest score 703, becoming the only state UT to achieve the Prakeshta 1 grade। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड मेघालय रैंक लोएस्ट फॉलिंग इन द आकांक्षी 3। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पीजीआई इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टॉप में कौन है? चंडीगढ़, एंड लोएस्ट मेघालय। ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, Bihar pioneers India's first mobile-based e-voting system for urban elections। तो हमने ये भी एक important न्यूज पहले भी डिस्कस किया था इन द क्लास, कि जहां पे बाई इलेक्शंस हुए थे पटना और रोहतास, वहां पे फर्स्ट टाइम e-voting सिस्टम यूज किया गया इन द लोकल बॉडीज, और बिहार became the first state in the India where e-voting used regarding the by-poll elections in कहाँ? अर्बन लोकल। इसके बारे में पढ़ते हैं। 2025 पटना बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन, आपको पता है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका रोल क्या होता है? मैनेज कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पंचायत एंड लोकल बॉडीज। ओके, इंट्रोड्यूस्ड ए मोबाइल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फॉर इट्स म्युनिसिपल एंड अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन शेड्यूल ऑन 28 जून। First Indian state, very important, first Indian state to adopt this innovation aimed at accessibility, increasing turnout। तो जो भी सीनियर सिटीजन थे, दिव्यांग थे, उनके लिए सुविधा रखा गया था। सीनियर, मोस्ट सीनियर एज मतलब लगभग 80 साल प्लस, और दिव्यांग, उनके लिए सुविधा दिया गया था कि वो ई वोटिंग सिस्टम से वोट दे सकते हैं। और उस कैसे बना? तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनाया गया। E-voting will be conducted by 2 Android-based application, E-voting SECBHR, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, डेवलप बाय सीडेक, आपको पता पुणे की है, एंड अनदर बाय SEC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिहार स्पेस। बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट जहां पे ई-वोटिंग सुविधा लाया गया है फॉर द अर्बन लोकल बॉडी। ओके, रोहतास, हाँ, पटना, ये सब जगह पे बाई इलेक्शन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 51st G7 समिट हेल्ड फ्रॉम जून 15 से 17 2025 इन अल्बर्टा कनाडा। तो आपको ही पता G7 समिट कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटी थे, वो वहां पे गए थे, और उसी बीच में ईरान और इसराइल के बीच में एक इंपॉर्टेंट युद्ध शुरू हो चुका था, न्यूक्लियर। तो बीच में ही, इस मीटिंग के बीच में ट्रंप वापस यूएसए चले आए थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट समिट था। G7 समिट कनाडा में हुआ था। द इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, ये सब विजिट किए थे। भारत उसका मेंबर नहीं, ये भी आपको पता है, लेकिन भारत इनवाइटी था, और भी देश इनवाइटी थे, लाया गया था। ओके, तो 51st G7 समिट कहाँ हुआ है? कनाडा में, याद रखिएगा 2025 में 51st। तो याद रखिएगा 51st समिट 2025 कहाँ पे हुआ था? अल्बर्टा कनाडा। और 52nd समिट कहाँ पे होगा? ये भी कभी कभी पूछ देता आगे का, तो याद रखिएगा सेट टू टेक प्लेस इन फ्रांस। ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट बोलते हैं, बहुत पावरफुल ग्रुप है। प्रोविंस ऑफ कनाडा समिट होस्टेड अंडर द G7 प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर, 50 years ऑफ पार्टनरशिप। G7 मीटिंग 1975 से शुरू हुआ था, और 52nd समिट कहाँ होने वाला है? तो फ्रांस पे। तो दिस ऑल आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर आवर एग्जामिनेशन। मूविंग नेक्स्ट, India's total installed power capacity. India's total installed power capacity rises to 476 gigawatt, nearly 50% from
non-fossil sources. This is one other important news regarding the climate eco-friendly, ecology and environment and sustainable future. तो ये सब के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है. आपने बजट में भी पढ़ा होगा कि हम कैसे एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं. वी आर स्विचिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू द नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल एनर्जी की. एनर्जी ट्रांजिशन में भारत बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत को टारगेट करते हुए 2047 में भारत इस चीज से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंचना चाहता है. तो सिर्फ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ही सपना नहीं है. बहुत सारे एरियाज है विकसित भारत में, भारत उस चीज को अचीव करना चाहता है जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी ट्रांजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है. जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो हम एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, विकसित भारत 2047 के सारे डायनेमिक्स को कंप्लीट. पर अभी प्रीलिम्स 71 के लिए हमें फैक्चुअल चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करंट अफेयर्स में दिखे या कहीं भी हमारे कोर सब्जेक्ट में हो. ओके, अब इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द लेटेस्ट डाटा ऑफ इंडियाज पावर जनरेशन कैपेसिटी. एज पर डाटा इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हैज इंक्रीज. याद रखिएगा 350 गीगावाट. कब था ये? 2015-16 में 305 गीगावाट. 305 गीगावाट इन 2015-16 बढ़कर कितना हो गया? 476 गीगावाट जून 2025. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. पूछता है ना एनर्जी को लेकर, एक बार पूछा भी है इकोनॉमिक बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट सवाल प्रीलिम्स में. ये सब सवाल आ सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज डाटा बहुत ऑथेंटिक है. द डाटा शो दैट नियरली 49% of India's total power generation capacity comes from नॉन फॉसिल फ्यूल्स. तो कहने का मतलब हम उस स्टेज में आ गए हैं कि लगभग 50% से हमने कम कर दिया है फॉसिल फ्यूल यूज करना और 50% से ज्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा हम एनर्जी जनरेट. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड माइलस्टोन अचीव बाय इंडियन गवर्नमेंट. ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 8.8 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर. अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो 226 हम रिन्यूएबल एनर्जी और 8.8 न्यूक्लियर पावर से. थर्मल पावर अलोन अकाउंट्स 50.2% ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट सवाल यहां से आ सकता है. हाँ, ये सब डेटा याद रखना ही पड़ेगा. एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, डेटा याद हो जाएगा. सवाल जब देखिएगा तो आराम से आप क्लिक कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. त्रिपुरा डिक्लेयर इंडियाज थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा. तो हमने पढ़ा था मिजोरम नंबर 1, गोवा सेकेंड और त्रिपुरा क्या बन चुका है? थर्ड. और किस योजना के अंडर? उल्लास. ठीक, त्रिपुरा वॉज डिक्लेयर थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट. याद रखिएगा इस पे डायरेक्ट सवाल पक्के से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. इस पे सवाल करंट अफेयर्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है. तो थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन इंडिया आफ्टर मिजोरम एंड गोवा अचीविंग 95.6 अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा मानिक शाह. मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है और भारत का जो टारगेट है 2030 में 100% लिटरेसी रेट को लेकर. तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, थर्ड त्रिपुरा. अगर 95% से ऊपर जा रहा है तो आप उसको 100% लिटरेसी या लिटरेट स्टेट घोषित कर सकते हैं. और भारत का जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो अचीव करना है 2030 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 100% 2030 में. ओके, this is another important news. UPSC launches Pratibha Setu portal for near successful candidates. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत दिनों तक ये न्यूज में रहा था. आपको भी पता है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल जाके लिस्ट में नाम आता है और रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको वो जॉब जो आपने भरा है, जो सर्विसेज आपने फिल किया है, उसको आपको मिल. लेकिन अगर बाय चांस
अगर आप लिस्ट में नाम नहीं आते तो फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर से प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, मेंस को क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू और देन अगेन इन द लिस्ट। तो ये जो साइकिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो फिर से जीरो से शुरू। तो बोलते हैं ना अर्थ से फर्श की बात है, तो यही चीज है पीएससी की और किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी। पीएससी में भी यही चीज है, हर स्टेट पीएससी में यही होता है। तो इसको लेकर सरकार ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल लॉन्च किया है जो नियरली सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब कुछ चांस से मिस हो जाते हैं इंटरव्यू में, 1 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर, लेकिन वो पूरा मेहनत करते हैं, वो पूरे चीजों को कंप्लीट करके वहां तक पहुंच। उसके लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल जारी किया गया है कि आने वाले समय में उनको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। उसी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्टल जारी किया गया यूपीएससी के द्वारा? प्रतिभा सेतु, डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, आपको पता है मिनिस्ट्री, प्रतिभा सेतु, टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स, रिवैम्प वर्जन ऑफ द पब्लिक डिस्क्लोजर। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज प्रेसिडेंट स्पीच कंपाइलेशन, क्या है? विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। तो प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट स्पीच का कंपाइलेशन किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और क्या नाम रखा गया है? विंग्स टू आवर होप्स। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आपको पता है रक्षा मंत्री हैं। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, a curated collection of 51 speeches delivered by the President of India Srimati Draupadi Murmu during her second year in office. So this is important. Wings याद रखिएगा क्या है, डायरेक्ट सवाल इस पे आ सकता है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2। ओके, किसके द्वारा रिलीज किया गया ये? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। एसडीजी पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सारे गोल्स आपको याद होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज किया गया है और भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है कि भारत अब अंडर 100 आ चुका है। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, 100 के अंदर आना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट। अगेन टॉप कौन हुआ है? फिनलैंड। इंडिया इंटर्स टॉप 100 फॉर फर्स्ट टाइम। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया इंटर्स टॉप 100 फर्स्ट टाइम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, इंडिया इंटर्स टॉप 100 इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज 10th एडिशन, याद रखिएगा कौन सा एडिशन है? तो 10th एडिशन। तो किस एडिशन में भारत टॉप 100 में आया है? तो 10th एडिशन में। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का थीम क्या रखा गया? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एंड मिड सेंचुरी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इंटर द टॉप 100 ऑन 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग 99th। कितना है भारत का रैंक? 99th अमॉन्ग 193 कंट्रीज। स्कोर ऑफ याद रखिएगा 66.95। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, एंड टॉपर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड secure first place, Sweden second, Denmark third. China also showed strong performance, ranking 49th with a score of 74, thus entering top 50. तो भारत टॉप 100 में आया तो चाइना कहां पहुंच गया? टॉप 50 में। तो 10वां एडिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें भारत का रैंक क्या है? 99। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। और भारत का अगर हम वो देखें स्कोर तो 66.95। ओके, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड 100% चांसेस ऑफ फॉर अपकमिंग एग्जाम। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको लग जाता है कि हाँ यहां से सवाल डायरेक्ट आ सकता है। जैसे मैंने अभी लिटरेट स्टेट को लेकर लिटरेसी वाली बात को बोला, ये हुआ, ये रिपोर्ट की बात करें। ऐसे कुछ न्यूज रहते हैं जो आपको लगेगा कि नहीं चांसेस है,
कंपेयर टू अदर्स। कुछ 10 सवाल 12 सवाल तो ऐसे होते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से सवाल आ सकता है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, दंगेती जानवी। दंगेती पढ़ेंगे इसको, दनगेती, दनगेती जानवी तो आपको लगे सही। सेलेक्टेड एज एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर टाइटन्स स्पेस मिशन। तो जानवी ऑफ पलाकुलू सेलेक्टेड एज एस्ट्रोनॉट फॉर टाइटन्स स्पेस मिशन। तो डंगेटी जानवी, ये नाम याद रखिएगा, डंगेटी जानवी फ्रॉम पालाकुलू आंध्र प्रदेश has been selected astronaut candidate for the space mission Florida Titan Space Industries private agency engaged in space research. तो डांगेटी फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। ये पहली भारतीय महिला भी हैं और साथ साथ में पहली भारतीय हैं जो टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट वो है उसके लिए चुनाई एज ए एस्ट्रोनॉट। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली कंप्लीट वाशिंगटन बेस्ड नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखिएगा, डंगेटी जानवी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट टू सेटअप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन नवादा बिहार। तो नवादा बिहार बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी 71st प्रीलिम्स। तो एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर हमने बोला था, इस बजट में भी खूब चर्चा हुआ था, कुछ स्टेट्स को पिक किए गए, उसमें बिहार भी है, वेस्ट बंगाल भी है, अंडमान निकोबार भी है, हरियाणा भी है। हरियाणा का भी एक हमने न्यूक्लियर नॉर्थ इंडिया वाला पढ़ा था, गोरखपुर याद होगा। तो भारत में एसएमआर को लेकर और बिहार का नवादा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज को लेकर अप्रूवल मिला। तो याद रहेगा नवादा डिस्ट्रिक्ट फॉर द एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर बेस्ड प्लांट। बिहार टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पार्ट ऑफ नेशनल एसएमआर रोल आउट। एसएमआर रोल आउट। तो मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्टर ऑफ पावर, announced the establishment of SMR nuclear power plant in Nawada district of Bihar at the 5th regional conference of Eastern Safety. Bihar will among the first 6 states in India to get first atomic plant nuclear energy mission. तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत टारगेट है हमारा 250 गीगावाट और उसी को ध्यान में रखते हुए 6 स्टेट्स को पिक किया गया था, उसमें बिहार भी है और बिहार में उस 6 में पहला बिहार, और बिहार का कौन डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट, याद रहेगा। नवादा डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज वेल एज इन बिहार वेयर एसएमआर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल एस्टेब्लिश अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। नवादा नवादा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बोट्सवाना बिकेम द फर्स्ट African country to achieve WHO gold tier in ending HIV transmission. Again, this is very important regarding the health and science and technology. तो बोट्सवाना आपको पता है became the first country, African country to achieve WHO gold tier HIV transmission. ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू अर्न WHO गोल्ड टियर इन एंडिंग HIV transmission. Botswana has become the first African country as well as the first high burden HIV worldwide to achieve Geneva World Health Organization. It received the recognition under the Triple Elimination Initiative led by WHO. तो याद रखिएगा ट्रिपल एलिमिनेशन इनिशिएटिव्स HIV के लिए है और किसके द्वारा शुरू किया गया है, WHO के द्वारा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज एज इंटरनेशनली न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। MSDE मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ज्वाइंटली लॉन्चेस नाव्या फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है, रिलीज किया गया किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लॉन्च ज्वाइंट पायलट इनिशिएटिव। नाव्या का फुल फॉर्म क्या है, नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग
फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स इन सोनभद्र उत्तर प्रदेश। तो कहां से ये शुरू किया गया है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। और नाव्या इनिशिएटिव क्या है? तो नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। याद रहेगा नाव्या। नाव्या प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नाव्या इज ए पायलट इनिशिएटिव एम्ड एट इक्विपिंग एडोलेसेंट गर्ल्स 16 से 18 ईयर्स, याद रखिएगा, with a minimum qualification of class 10 vocational training mainly in non-traditional job roles। नाव्या इनिशिएटिव, इसके द्वारा तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस में मिलकर ये नाव्या इनिशिएटिव शुरू किया है। और कहां से शुरू किया है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। NHAI developed India's first wildlife corridor on दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान। तो हमने बहुत सारे कॉरिडोर पढ़ा है। एक हमने मध्य प्रदेश में राजस्थान में पढ़ा था चीता कॉरिडोर। पिछले वीडियो में हमने लेपर्ड कैपिटल देखा था कि मुंबई से कैसे बेंगलुरु लेपर्ड कैपिटल बना। वहीं पे हमने एक इम्पॉर्टेंट देखा था तेलंगाना और महाराष्ट्र वाला सेंचुरी का नाम बदलना और एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर। तो एक नया इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कौन सा NHAI ने एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर बनाया है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान। तो 2025 नई दिल्ली बेस्ड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ऑन नेशनल हाईवे NH, a 12-kilometer stretch of Delhi Mumbai Expressway passing through buffer zone of Ranthambore Tiger Reserve in Bundi district, Rajasthan, aimed at balancing the infrastructure development with wildlife conservation। तो बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखना है। Wildlife Institute of India, Ministry of Environment. So this is India's longest wildlife underpass were constructed to ensure safe passage for the large mammals. Nearly 5 kilometers of expressway were constructed. So this is याद रखिएगा रणथंभौर राजस्थान और भारत का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली से अगर शुरू हो रहा है तो दिल्ली के बाद आपने तो वो रूट देखा होगा, तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, उसके बाद धौलपुर, धौलपुर के बाद मुरैना, ग्वालियर, फिर से झांसी, ये वाला बेल्ट है एक्सप्रेसवे का। तो दिल्ली से अगर आप मुंबई जाएगा थ्रू भोपाल और इटारसी होते हुए तो ये एक्सप्रेसवे में राजस्थान आएगा। वहां पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है रणथंभौर, उसको इस चीज को पिक किया गया। ओके, तो याद रहेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं Kerala's Aralam Wildlife Sanctuary becomes India's first butterfly sanctuary। तो भारत का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी कहां पे है? तो केरला में है। कौन सा है? तो अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकेम्स द इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरला का अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Kerala State Wildlife Board officially renamed Aralam Wildlife Sanctuary located in Kannur district as the Aralam Butterfly Sanctuary। तो जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? केरला में। और भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, तो उसको डेडिकेट किया गया और साथ में नाम चेंज कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। Italy Iron Cup 3 becomes the world first jet powered flying humanoid robot। तो ह्यूमनॉइड रोबोट किसके द्वारा? इटली और आयरन कप 3। याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट आयरन कप 3 डेवलप्ड बाय द इटली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये इटली
या इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट पावर जेट आयरन कप 3 फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट breakthrough in the humanoid robotics. Iron Cup 3 project aims to develop multi-modal humanoid robot with jet-powered flying, walking abilities to assist in search and rescue. तो मतलब एक रोबोट बैठेगा वो सारा चीज ऑपरेट करेगा. दिस इज वन ऑफ द बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. IIT इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इटली की बेस्ड वो है और आयरन कव 3 फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट और जेट पावर्ड. ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन डेब्यूट्स एज ऑथर पेन्स मेमोयर. तो वो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है. जैसे पिछले बार में रविंद्र अश्विन को लेकर सवाल पूछा गया था कि ऑटोबायोग्राफी के बारे में, तो हो सकता है यहाँ पे भी सब प्रोबेबिलिटी बनते हैं, तो हमें सारा चीज को कवर करना है. तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन आपको पता है ओपनिंग करते थे भारत टेस्ट में, वनडे में 2020 में. डेब्यूटेड एज ए ऑथर द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर. द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इन विच ही हैज शेयर अबाउट हिज प्रोफेशनल लाइफ एज ए क्रिकेटर, एज ए चैंपियन प्लेयर एंड हिज पर्सनल लाइफ. तो ये दिस इज द वन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ शिखर धवन. याद रखिएगा किताब का नाम. नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई रिपोर्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट जारी हुआ है. इंडिया रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ USD 13.5 बिलियन 13.5 बिलियन इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमसे पूछा जाए कि करंट अकाउंट कितना है भारत का, तो यहाँ पे सरप्लस दिख रहा है. रिलीज ऑफ इंडिया बैलेंस पेमेंट surplus of 13.5 billion, 1.3% of GDP in the fourth quarter of financial year. तो this is very important news. कितना है 13.5. तो ये डाटा है जो आप अगर एग्जाम में आता है तो इसी पे जाइएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है जून का. इसी पे हो सकता है कि करंट अकाउंट सरप्लस कितना है, तो 13.5 बिलियन. करंट अकाउंट डिफिसिट आपको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज तो आप लोग को पता होगा. 23 billion expected to average of. So these all are the important factual data. Now this is another important some news जो हमारे लिए important है. India secures presidency of International Institute of Administrative Sciences for 2025-28. तो भारत पहली बार इस प्रेसिडेंसी को हासिल किया है फॉर द 2025. 3 साल के लिए रहेगा, 25-26, 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 3 सालों के लिए. और भारत पहली बार इस प्रेसिडेंसी को हासिल किया. और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, इंपॉर्टेंट ग्रुप बोलिए. लैंडमार्क अचीवमेंट. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर द टर्म. It is a global federation with 31 member states, 20 national sections and 15 academic research centers. It is a closely collaborate United Nations, including participation in SEPA and UNPN. So this is all important news regarding the International Institute of Administrative Services or Sciences. Next news देखते हैं हम. Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurates world highest railway arch ब्रिज. आपने उद्घाटन देखा भी होगा, लेटेस्ट वन है चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. वर्ल्ड हाईएस्ट आर्च ब्रिज ऑन चेनाब रिवर और रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर. देखिएगा, चेनाब रेलवे ब्रिज ऑफिशियली द हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड, जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ पे लोकेट है, इसके अगर हाइट देखिएगा तो एफिल टावर से भी ज्यादा है. These all are the factual information regarding this world highest railway arch bridge, चेनाब. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स एक पेड़ मां के नाम 2.0 ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025. तो जून 5 को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं. थीम क्या है? वेरी गुड. कल ही पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और उसके थीम को लेकर. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट सेकेंड फेज लॉन्च किया है, एक पेड़ मां के नाम. ट्री प्लांटेशन कैंपेन, महावीर जयंती पार्क, न्यू दिल्ली.
फेज का क्या एम है? एम्स टू प्लांट 100 करोड़ ट्रीज अक्रॉस इंडिया बाय सितंबर 30, ब्लेंडिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन विथ इमोशनल सिंबोलिज्म ऑफ मदरहुड। तो 10 करोड़ पेड़ लगाने हैं 30 सितंबर तक, और किस चीज को ये सिंबलाइज किया जा रहा है? मदरहुड को, एनवायरमेंट एज वेल एज मदरहुड। ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2024, कैंपेन अर्जेस सिटीजन टू प्लांट ए ट्री। तो याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा फेज है 2.0, और 5 जून एनवायरमेंट डे के दिन इस चीज का हुआ है, 10 करोड़ लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट, इंडिया सेलिब्रेट्स 10 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। कहां पे? विशाखापट्टनम, टू होस्ट 2025 नेशनल इवेंट। तो 2025 में इंटरनेशनल योगा डे जो हम मनाते हैं 21 जून को, उसका होस्ट कहां पे हुआ? विशाखापट्टनम में, और कुछ चीज पे फोकस किया गया, और इसके 10 साल पूरे हो गए। To mark the 10th anniversary of International Day of Yoga, Visakhapatnam, Andhra Pradesh has been chosen the national venue है ये, for the 11th edition, 21 जून। क्या थीम था? हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एम्फसाइजिंग होलिस्टिक वेलबींग इन्वायरमेंटल। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिया गया था, योग आंध्रा इनिशिएटिव, आंध्र प्रदेश फ्लैगशिप कैंपेन टारगेटिंग ओवर 2 करोड़ सिटीजन्स थ्रू अवेयरनेस ड्राइव्स, योगा कैंप्स, ट्रेनिंग 20 लाख सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, और नेशनल इवेंट है 21 जून, पूरे भारत में मनाया जाता था, लेकिन एक नेशनल वेन्यू रखा गया था, विशाखापट्टनम को चुना गया था 21 जून योगा डे। तो याद रखिएगा, थीम भी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं, केरला स्टैब्लिशेस इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बाय रीनेमिंग एरालाम। जो अभी हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हर जगह पे चर्चा हुआ है, तो अगेन यहाँ पे हमने लिखा है, इस चीज को फिर से रिवाइज जरूर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया टू होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स इन गुजरात। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे गेम्स, ऐसे होस्ट अगर भारत करता है तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इंडिया हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड द बिड टू होस्ट 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स व्हिच विल बी हेल्ड अक्रॉस अहमदाबाद, गांधीनगर एंड एकता नगर इन गुजरात। तो 3 जगह पे, लेकिन होली गुजरात में ये चीज को होस्ट किया जाएगा, और भारत होस्ट कर रही है। अनाउंसमेंट, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन अथॉरिटीज इन बर्मिंघम, यूएसए, मार्किंग ए मेजर milestone. So this is very important. India to host 2029 World Police and Fire Games in Gujarat. So these all are the important news regarding जून 2025, और हमने जून कंप्लीट कर लिया है। लास्ट हम अभी मंथ एक और बचा है जुलाई, सितंबर को अगर एग्जाम है हमारा 13 सितंबर को, तो हम जून के बाद जुलाई अगस्त, लगभग 10-12 अगस्त तक के चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, और कुछ पिछले 1-2 महीने को भी कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, करंट अफेयर्स को लेकर एकदम नहीं टेंशन लेना है, जो चीज मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो मोर देन सफिशियंट है। बस चीजों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा कोई सवाल नहीं छूट। आप लोग कह भी रहे कि आप और जगह के टेस्ट दे रहे हैं, बहुत जगह के टेस्ट देना ही चाहिए, तो आप वहां पे कोई सवाल आपका मिस नहीं हो रहा। हम हर चीज को कवर कर रहे हैं, तो नया तो कुछ करंट अफेयर्स इवेंट तो हो नहीं सकता, अपने से इवेंट तो कराया नहीं जा सकता है। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम फालतू न्यूज को क्यों उस पर चर्चा करें? हमें इतना बस जानकारी होना चाहिए कि हम सही चीज को सर्कल कर सके। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। पीडीएफ फाइल अगेन अपलोड हो ही जाता है A1 IAS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो को 2-3 बार देखिए समय, उसके बाद 1-2 बार तो आप वीडियो को देख लेंगे, तो जब अगले बार रिवीजन करेंगे तो उसको तो जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि आपको चीजें बार बार रिकॉल आती जाएंगी। और पीडीएफ फाइल को मैं बार बार आपको रिकॉल करने के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने को बोल रहा हूँ। तो रिविजन इज द की पॉइंट। अगर आप जितना अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट हो, करेंट अफेयर्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सिलेक्शन ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी बन जा रहा है। फोकस कीजिए, चीजों को समझिए, कहां से सवाल आ रहा है, क्या पढ़ना है। मार्केट में रोज, मतलब 13 सितंबर अगर आप सुबह में एग्जाम देने जाएगा, तो उस दिन तक कोई ना कोई करंट अफेयर्स का मैगजीन आपको दिखेंगे। तो मैगजीन के पीछे नहीं भागना है।
मैगजीन में कोई ऐसा घटना नहीं है कि उस मैगजीन को फोन करके बताया जाता कि मैं सिर्फ आप ही को बताया जा रहा हूं। वो घटना आपके अखबारों में, आपके अगल बगल, आपके न्यूज, हर जगह पे वो चीज होता है। बस समझना है कि कहां से सवाल आ रहा है और क्या घटना, क्या इवेंट्स हो रहा है, उसको पढ़ना है। बी फोकस, ज्यादा चीजें के पीछे मत भागिए। जो चीज है बार बार रिवाइज कीजिए। कोई भी सोर्स को आपने एडॉप्ट वो किया उसको अच्छे से पढ़िए एंड बी कॉन्फिडेंट। आपने जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है। मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रिवाइज किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे, जुलाई 2025। तब तक आप अच्छे से चीजों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।